नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं, जिसमें आज हम बीएससी फाइनल ईयर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट बीएससी फाइनल ईयर की वीडियो में हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कर रहे थे, कार्ब धात्विक रसायन कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट तक किया था कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड किस प्रकार से बनते हैं, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो बनाने के जो बंध हैं, बंध किस प्रकार से इनके अंदर बनेंगे। लास्ट वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि इनके बंध की प्रकृति क्या होती है, अर्थात इनकी बॉन्ड नेचर क्या होती है, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स की बॉन्ड नेचर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर की। और बीएससी थर्ड ईयर में हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। अब इसमें संरचना व मेटल कार्बोनिल, संरचना व मेटल कार्बोनिल बंध की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। हम बंध की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। संरचना व मेटल कार्बोनिल बंध की प्रकृति, बंध की प्रकृति किस प्रकार का बॉन्ड होता है, अर्थात ये सहसंयोजक होगा, उपसहसंयोजक होगा, बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, आयनिक प्रकार का बंध होगा, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे किस प्रकार का बंध होगा। यहाँ पर दो रूल लागू होते हैं। सबसे पहला रूल होता है, उसे हम कहते हैं EAN रूल, उसे हम कहते हैं EAN रूल, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु क्रमांक। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम के बारे में। और ये नियम है क्या, देखिए कि कोई भी धातु, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मेटल जो है वो कार्बोनिल के साथ बॉन्ड क्यों बनाती है। उसका रीजन है कि वह मेटल कार्बोनिल के साथ में बॉन्ड बनाएगी, जिससे कि उसके चारों तरफ जो निकटतम उत्कृष्ट गैस है, निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान संख्या में इलेक्ट्रॉन आ जाएं। तो कोई भी जो मेटल है वो कार्बोनिल के साथ बॉन्ड इसलिए बनाती है, संकर्ण धातु के घेरे में कुल कितने इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, यह उसकी प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब EAN होता क्या, उसके बारे में देखते हैं। EAN का मतलब है कि इस मेटल के, ये जो मेटल होती है हमेशा ट्रांजिशन मेटल होती है, ट्रांजिशन मेटल के घेरे में कुल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश घनत्व, कुल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश घनत्व क्या कहलाता है, EAN कहलाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी धातु क्यों बॉन्ड बनाती है, वो बॉन्ड बनाती है इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपने चारों तरफ वो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को सेट करना चाहती है कि वो निकटतम उत्कृष्ट गैस के विन्यास को ग्रहण कर सके। इसका देखिए सबसे पहला एग्जांपल देखिए हम किस तरीके से करेंगे। देखिए इसका जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है निकेल टेट्राकार्बोनिल। ये एग्जांपल हम करेंगे NiCO4 निकेल टेट्राकार्बोनिल। अब निकेल टेट्राकार्बोनिल में सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि निकेल कितने नंबर पे आती है। CMA, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम, CMA सेंट्रल मेटल एटम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, सेंट्रल मेटल एटम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम जानते हैं कि जो निकेल है, निकेल कितने नंबर पे आती है, 28 नंबर पे। तो सेंट्रल मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 28, नंबर 1। दूसरा CO से ग्रहण किए
CO से ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब जो कार्बन, ये कार्बोनिल है, इससे इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण करेंगे, एक से कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 2 बराबर 8। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इंटू 2 बराबर 8। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, देखिए 28 प्लस 8 बराबर 36। और ये 36 किसके जैसा विन्यास होता है, ये विन्यास होता है क्रिप्टॉन के जैसा, ये विन्यास होता है क्रिप्टॉन के जैसा, अर्थात उत्कृष्ट गैस के जैसा विन्यास होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर देखते हैं ईएन रूल क्या कहता है कि कोई भी धातु कार्बोनिल के साथ बॉन्ड इसलिए बनाती है क्योंकि वो अपना उसके इलेक्ट्रॉन को जोड़कर और एक निकटतम जो उसके आसपास की नियरली जो उसकी उत्कृष्ट गैस है, इनर्ट गैस जो है, उसके जैसा विन्यास ग्रहण कर सके। तो ये हमने पहला इसका एग्जांपल कर लिया। अब इसमें एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं FeCO5 का, कि किस तरीके से वो करती है। दूसरा एग्जांपल इसमें करते हैं FeCO5 का, देखिए किस तरीके से उसके अंदर होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हम कर रहे हैं FeCO5 का, FeCO5 में। अब FeCO5 में सबसे पहले CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम। CMA में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, हम ये जानते हैं कि Fe कितने पर आता है, 26 नंबर पर, तो 26 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर हो गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा CO से ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन, CO से ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो CO से इसने इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण किए हैं, उनको देखिए, वो इलेक्ट्रॉन है 5 इंटू 2 बराबर 10। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कुल इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर कितने होंगे, थर्ड वन क्या है, कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 26 प्लस 10 बराबर 36। और ये विन्यास भी किसके बराबर है, क्रिप्टॉन के, अर्थात ये यौगिक भी क्या होगा, स्थायी होगा। इस नियम के अनुसार केवल वही यौगिक स्थायी हो सकते हैं या वही यौगिक बॉन्ड बना सकते हैं जिनके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो निकटतम उत्कृष्ट गैस के बराबर हो जाए। अब हम बात करते हैं कि ये नियम कुछ अन्य यौगिकों पर किस प्रकार से लागू होता है। हमने तो एक एक यौगिक के बारे में बात की है, लेकिन जब हम बात करेंगे किसी अन्य यौगिक के बारे में कि किस तरीके से इसके ऊपर ये नियम लागू होगा, उसको देखिए अभी हम इसको किसके ऊपर लागू करते हैं, अभी हम इसको लागू करते हैं हमारे एक अन्य प्रोडक्ट के ऊपर, अन्य जो इसका एक यौगिक है उसके ऊपर। मान लीजिए हमारे पास में बहुनाभिकीय है, अभी तक हमने एकल नाभिकीय के बारे में बात की है, हम बात करते हैं बहुनाभिकीय, पॉलीन्यूक्लियर बहुनाभिकीय मेटल कॉम्प्लेक्स। बहुनाभिकीय मेटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें केंद्रीय धातु एक से ज्यादा हो, उनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में इसका एग्जांपल है, इस पर हम कौन सा रूल लागू करेंगे, पर EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है बंध बनाने के बाद संक्रमण धातु के घेरे में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यह उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल हम यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं, हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं इसका Fe की ट्वाइस 2 हो गए इसके अंदर, और CO9, Fe की ट्वाइस CO9, यहां पर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले यहां पर ये रूल कैसे लगेगा, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है Fe की परमाणु संख्या, मतलब Fe कितने नंबर पर आता है, हम ये जानते हैं 26 नंबर पर आता है। अब हमारे पास कितने अणु हैं, 9 है, 9 में से प्रत्येक Fe को कितने मिलेंगे, देखिए नंबर 2 9/2 CO अणुओं से, तो हम एक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक को कितना होगा, 9 का आधा, 9/2 CO अणुओं से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 9 इंटू 2/2 बराबर 9। ठीक है, अब तीसरी चीज इसमें क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो तीसरी चीज इसमें है। अब देखिए
Fe बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, मतलब जो Fe और Fe के बीच में बॉन्ड है उसके कारण इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है वो कितनी होगी 1। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 26 प्लस 9 प्लस 1 बराबर 36। तो इसका मतलब ये यौगिक भी क्या होगा, स्थायी होगा, क्योंकि इस पर En रूल लगता है। एक बार वापस देखते हैं किस तरीके से इस यौगिक पर En रूल लगता है। हम बहुनाभिकीय प्रकार के यौगिक के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम बहुनाभिकीय के बारे में बात करते हैं तब हम किसी एक ही नाभिक को लेते हैं। हमको तो एक नाभिक को सिद्ध करना है कि मेटल के चारों तरफ अगर एक के ऊपर वो रूल लागू होता है तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे के ऊपर अपने आप लागू हो जाए, क्योंकि दोनों मेटल आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम एक मेटल लेंगे, ये वाली मान लीजिए मेटल हमने ले ली। इस मेटल की परमाणु संख्या कितनी है 26। अब कितने हमारे पास समूह है 9, एक को कितने आएंगे 2, एक को कितने आएंगे 2, लेकिन दोनों को जब हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, 9 का आधा हो जाएगा। तो 9/2 CO अणु से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 9/2 = 9। तो Fe बॉन्ड के कारण, अब ये तो 9 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ गए। अब हम ये जानते हैं कि जो आयरन है उसके बीच में बॉन्ड है, तो उसके कारण दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन की और वृद्धि हो जाएगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 26 प्लस 9 प्लस 1 बराबर 36। तो इसका मतलब ये अणु भी क्या होता है, स्थायी होता है। ये तो पहला रूल हो गया जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई यौगिक क्यों बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड क्यों बनाता है, En रूल को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट देखिए दूसरा इसका रूल, ठीक है। अब इसमें यह है, एक और चीज इसमें ध्यान रखनी है कि En रूल फॉलो करने के लिए जो धातु परमाणु है उसकी परमाणु संख्या हमेशा ही इवन नंबर में होनी चाहिए, सम संख्या में होनी चाहिए। अगर वो ऑड नंबर में हो जाती है तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इसी में दूसरा रूल है, दूसरा रूल है 18 इलेक्ट्रॉन नियम। ये भी लगभग उसी के तरीके का है, बस इसको थोड़ा चेंज करके बोल दिया। वो हमने किया था कि उत्कृष्ट गैस जैसा होना चाहिए, और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन के अनुसार, इस नियम के अनुसार कार्बोनिल बनाते समय संकरण धातुएं CO अणुओं द्वारा इतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं कि उसके बाह्यतम संयोजकता इलेक्ट्रॉन की, मतलब यहाँ पर ये है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, बाह्यतम संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, बाह्यतम संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर हो जाए 18 के बराबर हो जाए। बाह्यतम संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम संयोजकता कोश कौन सा हो सकता है, या तो हो सकता है N, और या कौन सा हो सकता है N-1D, क्योंकि जब हम मेटल कार्बोनिल के बारे में बात करते हैं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को लेते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट में बाह्यतम कोश यही होता है, या तो N होता है या N-1D होता है। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार वही मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे जिसमें कार्बोनिल के बॉन्ड बनाने के बाद उसके जो धातु है, धातु के बाह्यतम संयोजकता कोश में, आउटर मोस्ट वैलेंसी शेल में, बाह्यतम संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाए। इसको बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन नियम। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं FeCO5 का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमने एग्जांपल ले लिया, कौन सा FeCO5 का एग्जांपल ले लिया हमने। जब हम FeCO5 का एग्जांपल लेंगे तो वहां पर क्या है, आयरन है। अब आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आयरन सबसे पहले तो आता कौन से नंबर पे है, आयरन आता है 26 नंबर पे, आयरन आता है 26 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए 10 और 8 18, और उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s2, और 4s2 के बाद में बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, और 8 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे, इसमें, तो 3p6, उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा 3d6। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 और 8 18 और उसके अलावा 8 कितने हो गए 26, ठीक है। टोटल 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए इसका अंतिम संयोजकता कोश कौन सा है, अंतिम संयोजकता कोश है ये वाला,
ये बड़ा इतना, ये संयोजकता कोश है, क्योंकि ये बाद में आता है और ये पहले आता है, तो 4 पहले आ जाता है, डी बाद में आ जाता है। ये इसका अंतिम संयोजकता कोश है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, ठीक है। तो इसका संयोजकता कोश कौन सा हो गया? अंतिम संयोजकता कोश कौन सा हो गया? संयोजकता कोश इसके अंदर कौन सा होगा? इसके अंदर संयोजकता कोश होगा 3d6 और 4s2। तो कुल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? कुल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 6 + 2 = 8। अब पहली चीज तो होगी ये। दूसरी चीज ये है, उसको हम देखते हैं क्या है। दूसरी चीज है कि CO से लिए गए, CO से ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? CO से ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक CO कितने देता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 5 CO हैं, तो 5 × 2 = 10। तो कुल इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हो जाएंगे? कुल इलेक्ट्रॉन, तो कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? कुल इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे 10 + 8, 10 + 8 = 18। अर्थात FeCO5 के बाह्यतम कोश में बॉन्ड बनने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 18 हो जाते हैं। अतः FeCO5 क्या होता है? स्थायी प्रकार का यौगिक होता है, ठीक है। सभी में यही सिस्टम चलता है। चाहे हम NiCO4 देखें तो NiCO4 के बाह्यतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 8 इलेक्ट्रॉन लेकर 18 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर लेता है। सभी इस तरीके से हम बात करेंगे, सभी इस तरीके से पाए जाएंगे। अब ये कहा गया है कि जो यौगिक इस नियम का फॉलो करते हैं वो तो स्थायी प्रकार के होंगे, और जो यौगिक इस नियम को फॉलो नहीं करते वो स्थायी प्रकार के नहीं होंगे। जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें, हमारे पास एक कंपाउंड है, मान लीजिए हम एक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, और वो कौन सा है? ये वाला CO2CO8, ठीक है। मान लीजिए ये कंपाउंड है, जैसे CO है, CO4, इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड हो तो ये सही प्रकार से नहीं बन सकता, ये कंपाउंड नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ये विसंगति है। इसमें मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्थायी प्रकार का नहीं होगा, ठीक है, जबकि इसका द्विनाभिक स्थायी होगा। अब इसमें एक अपवाद है, तो इस नियम के अनुसार हम क्या समझते हैं? इस नियम के अनुसार हम ये समझते हैं कि केवल वही धातु संकुल, वही मेटल कॉम्प्लेक्स स्थायी होंगे जिसमें मेटल के बाह्यतम संयोजकता कोश में कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद या बंध का निर्माण होने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे वो स्थायी नहीं होगा। लेकिन इसका एक केस है एक्सेप्शन, एक केस है इसका अपवाद। देखिए वो कौन सा है? 18 इलेक्ट्रॉन नियम का एक अपवाद है, उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट लिखिए अपवाद। नेक्स्ट है अपवाद, एक्सेप्शन। और अपवाद किसका है? 18 इलेक्ट्रॉन नियम का। ये एक्सेप्शन है, एक अलग केस है, जिसमें हमारे पास जो कंपाउंड है, एग्जांपल क्या है इसका? एक ही एग्जांपल है, इसको आपको याद रखना है। ये होता है VCO6, इसको बोलते हैं वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल। वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल ये स्थायी होता है, स्थायी होता है, ये स्थायी। लेकिन इसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। जैसे वेनेडियम के बारे में अगर हम बात करें तो वेनेडियम कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हम कैसे लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 4s2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3d3। तो इस तरीके से, अच्छा 3d3 3p6 भी आएगा, 3s2 3p6 3d3 एंड 4s2। तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाह्यतम संयोजकता कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसका बाह्यतम संयोजकता कोश सबसे पहले तो ये वाला है, ठीक है। बाह्यतम संयोजकता कोश कौन सा होता है? ये होता है N होता है, N व N-1d दोनों मिलाकर होते हैं। तो N तो ये हो गया, N होता है सबसे बड़ी क्वांटम संख्या, वो N होती है, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। सबसे बड़ी संख्या N होगी। N-1 हो गया उससे एक छोटा, N और N-1। तो ये दोनों क्या होते हैं? बाह्यतम संयोजकता कोश होते हैं। तो इसके सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? देखिए 2 3 और 2
5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद CO कितने जुड़े हुए हैं, 6। तो हम इसको देखेंगे, देखिए इसको किस तरीके से देखेंगे, इसको हम देखेंगे 6 CO द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितने हैं, 6 × 2 बराबर 12 इलेक्ट्रॉन यहां से प्राप्त हो गए। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो VCO6 के वैलेंस शेल में कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 12 + 5 बराबर 17। तो EN रूल को फॉलो नहीं किया इसने, ठीक है। नॉट ऑबे 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल, बट still स्टेबल कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड होता है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी एक स्टेबल कंपाउंड होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये इसका अपवाद है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं VCO6, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। इसको आप नोट डाउन कर लें, किस तरीके से होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए अगला MCO बंध की प्रकृति। अब हम मेन टॉपिक पर आए हैं, अब हम बात करते हैं MCO बंध की प्रकृति, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड नेचर ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। अभी तक हमने ये बात की थी कि मेटल कार्बोनिल कंपाउंड का जो बॉन्ड बनता है उसके रीजन क्या है। 2 रीजन हो सकते हैं, या तो EN को फॉलो करने के लिए बनेगा या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के बनेगा। वहां पर हमने एक अपवाद के बारे में पढ़ा। हाँ जी, तो देखिए सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि मेटल और कार्बन में, सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि मेटल और जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इनके बीच में पाया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध। अगर ये उपसहसंयोजक बंध होता तब इनकी स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बनती। तब मान लीजिए ये मेटल था, ठीक है, ये मेटल था, यहां पर इसका एक कक्षक हो गया, यहां पर इसका दूसरा कक्षक हो गया, ठीक है। प्लस आगे क्या आता, कार्बोनिल आता, आगे आता कार्बोनिल। तो कार्बोनिल ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड O, और यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा इसके पास में, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर एक इसके पास में एक कक्षक होता है भरा हुआ, ठीक है। आपस में अतिव्यापन करते, अगर ये नॉर्मल उपसहसंयोजक बंध होता, आपस में अतिव्यापन करते और किस तरीके से बनता, देखिए ये मेटल बन जाता, यहां पर ये हो जाता, बीच में क्या होता, बीच में इस तरीके से इनका हो जाता अतिव्यापन, ऐसे करके अतिव्यापन हो जाता बीच में, और अतिव्यापन होने के बाद में आगे क्या बन जाता, आगे बन जाता C ट्रिपल बॉन्ड O, इस तरीके से बन जाता, ठीक है। तो ये मेटल है, आगे बीच में इसका अतिव्यापन हो जाता और ये बॉन्ड इस तरीके से बन जाता, इस तरीके से एक बंध बनता। तो हम ये कह सकते, अगर हम ये कहते हैं कि इसमें नॉर्मल उपसहसंयोजक बंध है, तो नॉर्मल उपसहसंयोजक बंध अगर इसमें होता तो इसका स्थायित्व क्या होना था, इसका स्थायित्व होना था कम। मान लीजिए अगर इसमें इस प्रकार से मेटल कार्बोनिल में अगर इस प्रकार से, जैसा कि हम कहते हैं कि उपसहसंयोजक बंध बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और अगर केवल यही संभावना होती इसमें, तो इसकी संभावना के चलते इसकी जो स्टेबिलिटी थी वो बहुत कम होनी थी। लेकिन हम ये जानते हैं कि मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर वेरी वेरी स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड्स आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा इनकी स्टेबिलिटी होती है। तो उसको समझाने के लिए ये कहा गया कि इसमें 2 प्रकार के बंध होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अर्थात इसके अंदर कौन सी पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है बैक बॉन्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्च आबंधन। और वो किस तरीके से पाया जाता है उसको हम यहाँ पर भी समझेंगे। देखिए वो किस तरीके से पाया जाएगा। मान लीजिए हमारे पास में ये मेटल है, बैक बॉन्डिंग किस तरीके से पाया जाएगा,
ये मान लीजिए हमारे पास मेटल है, और मेटल के ये जो कक्षक होते हैं ये वाले 1 2 3 4, ये सारे के सारे भरे हुए कक्षक हैं, ठीक है। इनके फुल फील्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं इसको, मेटल के सारे कक्षक हैं। अब इस मेटल के पास एक कक्षक ऐसा होता है, ये वाला कक्षक जो क्या होता है, वैकेंट होता है, ठीक है। इसके पास ये वैकेंट कक्षक होगा। अब इसी के साथ में कौन जुड़ेगा, इसी के साथ में आकर जुड़ेगा कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस कार्बोनिल कंपाउंड में भी कक्षक होते हैं। एक ये वाला कक्षक होता है, एक ये वाला कक्षक होता है, और एक कक्षक होता है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो कक्षक है, ये वाला, ये फुलफिल्ड होता है, और ये दोनों कक्षक क्या होते हैं, खाली होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड बनता है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो कार्बोनिल जो है, यहां पर जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहां पर, और यहां पर देकर कौन से बंध का निर्माण कर लेगा, उसको हम बोलते हैं उप सह संयोजक बंध, और ये किस प्रकार का होता है, सिग्मा प्रकार का। ये तो नॉर्मल है। अब नेक्स्ट क्या होगा, मेटल अपने भरे कक्षक से इसके वैकेंट कक्षक में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और ये कौन सा होता है, पाई बंध, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग। तो इसका मतलब इसमें दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक बॉन्ड होता है सिग्मा जो कि उपसंयोजक प्रकार का है, और दूसरा बॉन्ड होता है पाई जो कि वापस इलेक्ट्रॉन को देने से बनता है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो इसकी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में बॉन्ड किस प्रकार से बन जाएंगे, ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। एक तो ये मेटल होगी, इस मेटल के साथ में ये तो इसके कक्षक हैं, ये तो इसके दो कक्षक हैं। उसके बाद में बीच में एक कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा, और यहाँ पर क्या आ गया, कार्बोनिल, और इसके भी दो कक्षक यहाँ पर हैं खाली, ये वाले, ये दोनों कक्षक जो है इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और बीच में क्या बन जाएगा, बीच में बन जाएगा एक पाई टाइप ऑफ बॉन्ड, इस तरीके से पाई बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, और एक पाई टाइप ऑफ बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार अगर हम वापस इसको देखें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड ने मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में मतलब मेटल के खाली कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन दान करके और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, जो कि इसकी टेंडेंसी है, जो कि ये करता ही है, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, मेटल, अब ये बॉन्ड तो एक बन गया, ये बॉन्ड अगर बनता तो अकेला इसमें सिग्मा बॉन्ड होता, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि अकेले सिग्मा बॉन्ड होने पर, अगर इसमें अकेला सिग्मा बॉन्ड हो तो हम उस अकेले सिग्मा बॉन्ड के आधार पर इसको नहीं समझा सकते, इसकी स्थायित्व को, इसकी स्टेबिलिटी को। तो उसके लिए आवश्यक है कि इसमें और भी कोई बॉन्ड पाया जा रहा हो। और कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, पाई बॉन्ड। और वो किस प्रकार से पाया जाएगा कि यहां पर जो भरे हुए कक्षक हैं इस मेटल के, वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहां पर डोनेट करेंगे, इसके खाली कक्षकों में, मतलब कार्बोनिल के खाली कक्षकों में डोनेट करेंगे। तो इधर से इधर बॉन्ड जा रहा है, इधर से इधर बॉन्ड जा रहा है, तो इसके जो बॉन्ड की नेचर होगी उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें बॉन्ड किस प्रकार का पाया जाता है, इसमें बॉन्ड पाया जाता है MC ट्रिपल बॉन्ड O, जिसमें एक तो यहां से, सबसे पहले तो यहां से यहां पर गए, ठीक है। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां से यहां पर गए, जो हमने यहां पर दिखा रखा है। और उसके बाद में ये तो बॉन्ड कौन सा है, ये जो नीचे वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ये कौन सा है, सिग्मा। और इसके जो ऊपर बॉन्ड बनेगा ये वाला, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग या पश्च आबंधन, मतलब इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो यहां से इलेक्ट्रॉन मेटल पर आते हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा मेटल से इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल पर जाते हैं जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो प्रकार की परिघटनाएं यहां पर संपन्न होती हैं। इसी वजह से इन दो बंध के कारण ही ये क्या होता है, ये अत्यधिक स्थायी प्रकार का, अत्यधिक स्थायी प्रकार का यौगिक होता है, मतलब स्टेबल प्रकार का कंपाउंड होता है। तो जो आज हमने बात की है वो क्या बात की है, देखिए उसके बारे में एक बार हम वापस डिस्कस कर लेते हैं। आज जो हमने बात की है वो सबसे पहले हमने बात की कि मेटल कार्बोनिल जो बॉन्ड है उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो जो मेटल कार्बोनिल प्रकार के बॉन्ड होते हैं इनकी प्रकृति के बारे में जब हम बात करेंगे, वो हमने लास्ट में बात कर ली कि इसके अनुरूप सहसंयोजक
और जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, मतलब इसमें उपसहसंयोजक बंध तो पाया जाएगा, उसके अलावा बैक बॉन्डिंग या पश्चाबंधन भी पाया जाएगा, जो कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसके अलावा हमने सबसे पहले बात की कि मेटल कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड बनता ही क्यों है, कारण ही क्या होता है। उसके दो नियम हैं। सबसे पहला नियम है EN, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को प्राप्त करने के लिए, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी संक्रमण धातु के चारों तरफ कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, EN, अर्थात बॉन्ड बनने के बाद संक्रमण धातु के चारों तरफ कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम प्रभावी परमाणु क्रमांक कहेंगे। और प्रत्येक धातु अपने पास की उत्कृष्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन को अपने चारों तरफ रखना चाहती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण करना चाहती है, इसी के लिए ही बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। उसके बाद जो हमने बात की थी, उसके बाद हमने ये बात की थी कि जो कंपाउंड हमारे पास होते हैं, दूसरा जो इसका नियम है वो है 18 इलेक्ट्रॉन नियम, अर्थात प्रत्येक धातु अपने संयोजकता कोश में 58 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहती है, इसीलिए वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। और उसका संयोजकता कोश कौन सा होता है, N-1D और N दोनों मिलाकर उसका संयोजकता कोश बनता है। इसके अलावा जो हमने बात की है, इसके अलावा जो हमने आगे बात की थी वो इस प्रकार से बात की थी, एक इसका अपवाद होता है, एक इसका एक्सेप्शन होता है, VCO5 प्रकार का कंपाउंड जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फिर भी वो स्थायी होता है। नेक्स्ट हमने बात की इनके बंध के बारे में। अगर इनमें नॉर्मल उपसहसंयोजक प्रकार का बंध होता तो ये बहुत कम स्थायी होते और बहुत सारे स्टेबल नहीं रह पाते, मतलब बहुत सारी विक्रियाओं को प्रदर्शित करते। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं बहुत अधिक स्थायी होते हैं, और इनके स्थायित्व का कारण इनमें दो प्रकार के पाए जाने वाले बंध हैं, जिनमें सबसे पहले कार्बोनिल जो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन मेटल के खाली कक्षकों में आएंगे, उपसहसंयोजक बंध बनेगा, और दूसरा मेटल के भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के खाली कक्षकों, कार्बन के खाली कक्षकों में जाएंगे और उससे बैक बॉन्डिंग बनेगी। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा जो कि कोऑर्डिनेट उपसहसंयोजक प्रकार का बंध है, एक बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब इसमें सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्थायी यौगिक होता है। तो आज हमने बॉन्डिंग के नेचर के बारे में बात की। कल या जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कुछ कंपाउंड के जो उदाहरण है उसके बारे में, और उसी के साथ हमारा OMC का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इन वीडियो को देखते रहें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।